वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स क्लासेस को लेकर। आज 28 जनवरी की हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जैसा कि हम हर दिन की बात करते हैं। आपका ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके सारे एग्जाम जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम शुरू के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लेते हैं, जो हमारा यूपीएससी और पीसीएस के वे से इंपॉर्टेंट होता है, और बाद के क्वेश्चन हमारे जो वनडे एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपको जैसा भी सेशन लगे उस हिसाब से आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके व्यूज़ हैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन करिए। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग जो भी इस वीडियो को वॉच आउट करते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तभी ये यूट्यूब पर हमारा वो बढ़ता है कि जिससे लोग और ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि जिस चीज़ को ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उसी को लोग देखना प्रेफर करेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत और चीन के बीच कुल व्यापार मूल्य क्या था? तो ये हमारा इसका आंसर है 125.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत और चीन का कुल व्यापार मूल्य कितना था? 125.7 बिलियन डॉलर। ये हमारा पहले के हिसाब से, यानी कि हमारा ये 2021 की हम बात कर रहे हैं, 2022 से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। 2022 से हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो मतलब जो हमारा चाइना से जो ट्रेड होता है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो लगभग 46% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 46% का, यानी 2020 का जो हमारा भारत और चीन के बीच जो व्यापार था 46% उसमें बढ़ोतरी आई है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि चूँकि कोविड की वजह से काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, काफ़ी सारी बातें हुई थी कि चीन से किए जाने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भारत के द्वारा पाबंदियाँ लगाई गई थी, उसके बाद भी हमें एक बेहतर तरीके से इंक्रीमेंट देखा जा रहा है व्यापार में। तो ये एक सोचने वाला विषय है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो हमारा इंडिया और चाइना का जो हमारा व्यापार होता है उसमें जो इंडिया इंपोर्ट करता है जितने सामान का, वो जो है हमारा 2021 की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा 97.5 बिलियन डॉलर जो है 97.5 बिलियन डॉलर इंडिया ने 2021 में इंपोर्ट किया है, जो 2020 में 66.7 बिलियन डॉलर की वैल्यू के हिसाब से इसने इंपोर्ट किया। यानी कि जो हमारा 2020 में जो थी 66.7 बिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 97.5 बिलियन डॉलर हो गई है। इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें कि हमारे देश से चाइना को कितना सामान जाता है, तो ये हमारा है 28.11 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये 2021 का डाटा है। और जी बढ़ोतरी जो हुई है वो कैसे, 20.9 बिलियन डॉलर जो है हमारा 2020 में हमारे देश से एक्सपोर्ट किया गया था, जो अब 28.1 बिलियन डॉलर है, जिसमें ये बढ़ोतरी अगर हम देखें तो ये कितने परसेंट के, लगभग 33% बढ़ोतरी हुई है हमारे एक्सपोर्ट में, और लगभग 46% हमारी बढ़ोतरी हुई है इंपोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो इसके अलावा यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि जो है हमारे इंडिया और चाइना के बीच, चूँकि जैसा कि आप देख सकते थे वैल्यू के हिसाब से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा व्यापार घाटा, यानी कि हमारा ट्रेड डिफिसिट सामने आएगा इंडिया और चाइना के बीच में। जो हमारा व्यापार घाटा है वो इस समय करंट में हमारा है 4.61 लाख करोड़ रुपए, यानी कि बिलियन डॉलर। 4.61 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार घाटा है। ठीक है, 4.61 बिलियन डॉलर का। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा बढ़ोतरी हुई है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे इंपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई, एक्सपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये जो हमारा डाटा है वो 2021 का है। अगर हम 2020 की बात करें, यानी 2020 में जो हमारा व्यापार घाटा था वो 3.30 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, ये हमारा 3.30 लाख करोड़ रुपए था, और ये हमारा 4.61 जो हमारा व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई है वो है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में, देखिए यहाँ पे लिखा है एमिड बायलैटरल चेन इंडिया चाइना ट्रेड मार्क रिकॉर्ड सर्ज इन 2020, यानी 21 में बढ़ोतरी हुई है। इंडिया
चाइना ट्रेड ग्रोज $125 बिलियन इन 2021, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं लिखा है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि साल दर साल व्यापार घाटा हमारा कैसे बढ़ रहा है। ये जो जितने डाटाज हैं कि 2014 में हमारा व्यापार घाटा 3.36 था, 2019 में जो हमारा 3.83 था, 2020 में हमारा 3.30 था, और वही 2021 में 4.61 लाख करोड़ रुपए है हमारा व्यापार घाटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हो कि जो चाइना जितना भी व्यापार अपने देशों से करता है उसमें सबसे ज़्यादा उसके बड़े ट्रेड पार्टनर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना के जो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं वो हैं आसियान कंट्रीज़। ठीक है, यानी कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा आसियान कंट्रीज से अपना ट्रेड करता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन से, यूएसए से, जापान से और साउथ कोरिया से। यानी उसके जो मेजर ट्रेड पार्टनर है कौन कौन से हैं, आसियान कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया से वो सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स हैं चाइना के, वो इससे सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही थी कि इंडो और पाक जो हमारा इंडो चाइना जो हमारा ट्रेड रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो हमारा व्यापार घाटा था उसमें बढ़ोतरी हुई है, और कुल जो व्यापार करता था इस साल का 2021 का जो सामने आया है वो $125.7 बिलियन का सामने आया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारत के चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह को जब्त करने या किसी राजनीतिक दल को अपंजीकृत करने का निर्देश देने की मांग की गई है। तो ये उच्चतम न्यायालय में ये जो है याचिका दायर की गई है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक याचिका दायर की गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा याचिका दायर की गई है कि जो हमारी कई पार्टियां हैं उनका चुनाव चिन्ह जब्त कर ले या फिर राजनीतिक दल को अपंजीकृत करने के निर्देश देने की मांग की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यहाँ पे जो मुद्दा समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बात हम क्यों सामने ला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, चूँकि आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, यूपी में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको लेके काफ़ी ये डिबेट की, चूँकि हम जब भी इलेक्शन की बात आती है तो सारी जो हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई कांग्रेस हो, हर पार्टी अपनी तरफ से कुछ वादे करती है लोगों से। जैसे कि वो किसान ऋण माफ़ कर देगी आने के बाद, या फिर साइकिल वितरित की जाएगी, रोज़गार भत्ता दिया जाएगा, लैपटॉप बांटे जाते हैं, टैबलेट्स बांटे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट एक करती है उसको लेके एक चीज़ें विवाद में सामने है कि गवर्नमेंट जो ये वादे करती है या फिर कोई पार्टी ये वादे करती है बिना बजट सामने आए, तो वो किस बिना पे करती है। क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है कि हमें बैक में मिलता है वो हमारे टैक्स का ही बैक मिलता है। मतलब यानी कि जब हम टैक्स पे करते हैं, जो नॉर्मल जनता टैक्स पे करती है, जब हम टैक्स पे करते हैं तो उसी से हमारी जो वेलफेयर योजनाएं होती हैं वो चलाई जाती हैं। जैसे चाहे वो ख़राब सड़कों को बनाना हो, पानी की समस्या को बनाना हो, सही करना हो, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट को सही करना हो, हमारे जितने भी जो हमारे लोकल काम होते हैं, सड़कें बनाना हो, कोई भी चीज़ हो, वो हम जब टैक्स पे करते हैं तो उसी जो हम रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास जाता है उसी को बैक में हमें हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। बट अगर गवर्नमेंट ऐसे वादे कर रही है कि वो टैबलेट बांट देगी, लैपटॉप बांट देगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हम ही जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी का वो कुछ परसेंट निकाल कर हमें उसको बैक में दे रही है। तो क्या हम ये ध्यान दें कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें ज़्यादा ज़रूरत लैपटॉप की है, टैबलेट्स की है, साइकिल की है, या फिर जो हमसे जो एक सरकार वादे करती है उसकी है, या फिर हमें ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा इस चीज़ की है कि हमारे सड़कें सही हों, हमारे जो पानी की समस्या है वो दूर हो। ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सब चीज़ें ठीक हो, क्योंकि ऑलरेडी ख़राब सड़कें होती हैं, कितने एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स लोगों को झेलने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, बजाय कि जो गवर्नमेंट बिना सरकार में आए जो वादे करती है उसको मुफ्त की, जो चुनाव के समय जो मुफ्त घोषणाएं करती है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपने द्वारा वो किया है, मतलब क्वेश्चन रेज किया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जैसे चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, या फिर वो स्टेट पार्टी हो, या फिर वो स्टेट पार्टी हो, कोई भी हो, वो रजिस्टर होती है अंडर। यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी जो नेशनल पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती है, वो रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसमें? रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट, यानी कि 1951 के अंडर में जो हमारा
1951 का जो सेक्शन 29A, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कोई भी हमारी पार्टी रजिस्टर होती है वो नेशनल होगी, राष्ट्रीय होगी या फिर राज्य स्तरीय पार्टी होगी, उसका जो रजिस्ट्रेशन करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो किसके अंडर में रह के करता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी RPA एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, अब इन सब प्रॉब्लम्स का परिणाम क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया, सड़कें ख़राब होती हैं, पानी की समस्या होती हैं और बहुत सारी अलग अलग लेवल पे हमको समस्याओं का झेलना पड़ता है। गवर्नमेंट जो कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, चाहे वो मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर जो आयुष्मान भारत योजना, जितनी भी योजनाएं चलाती है वो इसी के थ्रू चलाती है, यानी जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है, बजट उससे बनाती है और कहाँ कहाँ किस सेक्शन पे कितना पे करना है या फिर कितना खर्च करना है उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये तो सभी जानते होंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ये एक खतरे की बात है कि जो हमारा एक हम जो गवर्नमेंट पार्टियाँ जो एक वादे करती हैं जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे, उससे भी संविधान की भावना को चोट पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके मेंस की आंसर राइटिंग में आप लिखने को आए कि जो चुनाव पार्टी जो चुनावी चंदे की बात होती है या फिर जो अलग अलग पार्टियां सरकार में आने से पहले जो लोगों के साथ वादे करती हैं, चुनाव में मुफ्त घोषणाएं करती हैं, उन सब के क्या पॉजिटिव्स हैं या फिर क्या नेगेटिव्स हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आपको डिटेल इसकी आंसर राइटिंग करनी हो तो आप प्लीज़ इस पर ट्राई करिएगा आंसर राइटिंग करने का कि ये कैसे हो सकता है और किस बिना पे हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखिए ये कौन कौन सी पार्टी क्या क्या, देखिए लैपटॉप बांटेगी या फिर कैसे कैसे क्या होता है ये सब दिखाया गया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोजल्स विद द सेंटर, तो अलग अलग क्या क्या काम करते हैं वो सब दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो हम लोग टैक्स देते हैं वो किसके थ्रू गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, यानी कि जो बजट गवर्नमेंट बनाती है वो किसके थ्रू बनाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसका जो पहला सब क्लॉज है उसमें संचित निधि की बात की जाती है, संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो हमारा सेक्शन 2 होता है यानी कि सब क्लॉज 2 है आर्टिकल 266 का, वो होता है लोक निधि यानी कि पब्लिक फंड। ठीक है, जो हमारा संचित निधि होती है, जो हम जितना भी टैक्स पे करते हैं वो सारी चीज़ें संचित निधि में जाती हैं और उसी के थ्रू गवर्नमेंट बजट बनाती है और पास करती है कि हमें कितना पैसा कहाँ पे व्यय करना है। पब्लिक फंड भी ठीक ऐसे ही होता है, जो पब्लिक को लेकर जो अलग अलग योजनाएं होती हैं, जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं, वो उसके थ्रू उसका जो व्यय होता है वो पब्लिक फंड के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ ध्यान देने वाली बात थी कि जो अलग अलग जगह से जो हमारे फंड बनते हैं, यानी कि आर्टिकल 266 1 और 2 जो सब क्लॉज में दिया गया है कि संचित निधि बनेगी, लोक निधि बनेगी, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कि उसका कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे आने वाली सरकार है, इसके लिए लोगों को अवेयर होना होगा कि जनता जब किसी पार्टी को वोट दे रही है तो वो ये ध्यान में रख के ना दे कि उन्होंने क्या चुनावी वादे किए हैं कि वो किसान ऋण माफ़ कर देंगी या फिर ये कर देंगी वो कर देंगी। नहीं, आप उनका ध्यान में ये रख के दीजिए कि वो कितनी बेहतर तरीके से हमारा दिया ही हुआ ही पैसा जो हम टैक्स पे करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसको कितनी बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन के साथ इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक भी है और एक सेंसिटिव मुद्दा भी है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व के वर्तमान अध्यक्ष जेरोम पॉवेल हैं, जेरोम पॉवेल जी हैं, जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है, जो हम फेडरल रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं यूएसए के, वो एक ऐसा बैंक है कि अगर वहाँ पे कुछ भी परिवर्तन होता है, जैसे अगर फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज में यानी कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होती है या फिर किसी तरह से उसको कमी किया जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे इंडिया
के सेंसेक्स पे काफ़ी ज़्यादा तरीके से दिखाई पड़ता है, यानी कि इंडिया के मनी सप्लाई पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, यानी मौद्रिक नीति पे, हर जगह उसका एक इम्प्लीमेंट दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व के जो मतलब नए अध्यक्ष जो जेरोम पावेल जी बने हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आने वाले टाइम में यानी मार्च तक हम फेडरल रिजर्व बैंक की जो ब्याज दर है उसको बढ़ाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वैसे ही इंडिया में जो हमारा सेंसेक्स चलता है वो सीधे धड़ाम से नीचे गिर गया, यानी कि उसमें काफ़ी वैल्यू की कमी आई, जो एक चिंता का विषय रहा है कि सेंसेक्स सीधे गिर गया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूएस स्टॉक्स फॉल आफ्टर फेड सिग्नल्स रेट हाइक इन मार्च। ठीक है, जैसे ही उन्होंने कहा कि मार्च में जो है हम ब्याज दर को बढ़ा देंगे, उससे जो है यूएस स्टॉक एक्सचेंज में और इंडिया के भी सेंसेक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, मार्केट हाईलाइट सेंसेक्स फॉल 581 पॉइंट्स। देखिए सेंसेक्स जो है 581 पॉइंट्स गिरा, निफ्टी एंड से अबव 17,100 मार्क, निफ्टी के में भी गिरावट आई है। तो ये सारी चीज़ें एक हमारा जो देखने को मिला कि अगर चूँकि ब्याज दर जब कम होती है तो सेंसेक्स ऑलरेडी बढ़ता है, जो हमारी ब्याज दर घटती या बढ़ती है, ये हमारा कैसे डिसाइड होता है, ये हमारा डिसाइड होता है मौद्रिक नीति से। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे मैं हमने सेंसेक्स की बात की, तो सेंसेक्स जो हमारा है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से काम करता है। एक हमारा होता है, दो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई बीएसई। ठीक है, बीएसई का जो स्थापना हुई थी वो 1986 में की गई थी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, 1986 1992। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि बीएसई जो है हमारा, उसमें टॉप 30 ब्लू चिप कंपनियां आती हैं, जिनको टॉप 30 ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 टॉप की कंपनी आ जाती है, जिसे 50 निफ्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेंसेक्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जो हमारी मौद्रिक नीति होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया, मौद्रिक नीति होती है, उसमें जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो देश में यानी फिर जो इकोनॉमी में जो तरलता है उसको बनाए रखती है, तरलता को कम करना है, तरलता को ज़्यादा करना है। इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन की दर क्या होगी, जैसे हम जानते हैं 2+-4 जो हमारी इन्फ्लेशन की दर होती है, इन्फ्लेशन की दर कहाँ पे है और हमारी तरलता कितनी होनी चाहिए, मार्केट की सारी चीज़ें जो डिसाइड करती है वो मौद्रिक नीति के तहत करती है, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन की हम बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन, पर ओपन मार्केट ऑपरेशन में सीधे सीधे आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशन में आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं, तो प्लीज़ उसको रिवाइज़ करिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार प्लीज़ पढ़ना होगा आपको, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं इस पर्पज़ से कर रही हूँ कि जो हमारे यूपीएससी के बच्चे हैं या फिर पीसेस जो देने वाले बच्चे हैं उनको वो चीज़ें समझ में आए। तो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज़ करिए और यहाँ से अपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्लियर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कितने युद्ध किए? तो यहाँ पे इसका आंसर है 4, टीपू सुल्तान। अब यहाँ पे ये बात विवाद में क्यों रही, टीपू सुल्तान की हम अचानक से बात क्यों करने लगे, तो क्योंकि यहाँ पे जैसे बॉम्बे में क्या हुआ है कि बॉम्बे यानी मुंबई में क्या हुआ है कि वहाँ पे टीपू सुल्तान के नाम से जो कई जगह थी उनका नाम चेंज करने की बात काफ़ी टाइम से विवाद में रही है। तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिस पे हमको नहीं जाना है। बट यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात है कि इस टीपू सुल्तान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। टीपू सुल्तान जो है हैदर अली, सब जानते होंगे, हैदर अली के बेटे थे। ठीक है, हैदर अली के बेटे थे। इन्होंने अंग्रेज़ मैसूर युद्ध, इंडो मैसूर युद्ध, 4 इंडो मैसूर युद्ध हुए थे, जैसा कि सब जानते होंगे। इंडो मैसूर युद्ध, 4 इंडो मैसूर युद्ध हुए थे। यहाँ पे बता दूँ, जो 4 इंडो मैसूर युद्ध हुए थे उसमें जो पहला था 1767 से 69 तक, जिसमें किसकी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, 1780 से 84 यहाँ पे किसकी संधि हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी। ठीक है, 67 से 69 मद्रास की संधि हुई थी, 80 से 84 मंगलौर की संधि हुई थी।
और उसके बाद जो है हमारा 1790 से 92 के बीच हमारी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, यहाँ आप ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या है। और जो हमारा 1792 में फाइनली जो लास्ट युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मैसूर का युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। और उसके बाद जो है वेलेस्ली ने सहायक संधि करके मैसूर को अपने में मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ये पूछा भी जाता है कि इसके ईयर से लेके, और मेन ये पूछा जाता है कि कौन सी संधि कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमारी मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और लास्ट जो 92 में हुआ था उसमें कोई संधि नहीं हुई थी क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की सहायता से मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक, तो यहाँ पे बस यही बात देखने लायक थी। और हैदर अली के बारे में और भी चीज़ें काफ़ी विख्यात है। उसने जैकोबियन दल की स्थापना की थी, उसने बेहतर नौसेना की स्थापना की थी, और उसके जो उसने फ्रांसीसी पद्धति से अपनी सेना को वो करवाया था, ट्रेनिंग दिलवाई थी। तो उसके कई सारे ऐसे कार्य हैं जो काफ़ी बेहतरीन उसके कार्य में शामिल होते हैं, जबकि उस समय के और राजाओं के ऐसे कार्य नहीं देखने को मिलते। इसलिए भी टीपू सुल्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आप प्लीज़ इसको ध्यान दे लीजिएगा, और जो भी आपको ना समझ में आए प्लीज़ हिस्ट्री के आप नोट्स उठा के उससे क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे इसमें भारत 85वें स्थान पर है 2021 में, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें इंडिया 85 पे है। अब यहाँ पे चूँकि हम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, ऐसा शायद हमारा जब से हमने सेशन स्टार्ट किया पहला क्वेश्चन आया है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इंडेक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेक्स का नाम, इंडेक्स कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है, और इंडिया की क्या रैंक रही, या फिर टॉप 5 रैंकर्स के नाम, ये सारी चीज़ें जो हमारे इंडेक्स से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो उसको ध्यान देने वाली बात है। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में भी बनते हैं, पीसीएस में भी बनते हैं, और एट द सेम टाइम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब वन एग्जाम्स में भी बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे स्किप कभी मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसे कौन निकालता है, तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था है जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है। इस वर्ष इंडिया की 85th रैंक थी, और इंडिया का स्कोर जो है वो 40 है। ठीक है, 2020 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 86, यानी कि इस साल रैंक में बढ़ोतरी हुई है, पर स्कोर सेम है, यानी कि 2020 में भी भारत का स्कोर 40 ही था। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप, जैसे मैंने बोला कि टॉप 5 कंट्रीज़ का नाम भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप नोट कर लें। टॉप 5 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। टॉप 5 नहीं, टॉप 1 पे ही है, यानी कि एक रैंक जो मिली है वो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड तीनों को मिली है, जिनके स्कोर हैं 88। क्या है स्कोर? 88। ठीक है, 88 स्कोर के साथ ये टॉप पर हैं। इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस चीज़ को बेसिक बना के निकाला जाता है? तो लोकतंत्र को बेसिक बनाया जाता है, यानी डेमोक्रेसी को लेके, पत्रकारिता को लेके कितना रिस्क है किसी कंट्री में, वो बोलने की स्वतंत्रता कितनी है, ये सारी चीज़ों और भी कई ऐसे मतलब पिलर्स हैं जिसको बेसिक बना के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें स्कोर जो दिया जाता है वो स्कोर जो है 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। जिस कंट्री की 0 है का स्कोर, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है, और जिसकी 100 है उसमें यानी कि करप्शन 0 है। ठीक है, 0 है तो हाईली करप्टेड वो कंट्री है, और अगर 100 है तो सबसे क्लीन कंट्री वो कही जाती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें बताने वाली थी। बाकी आप प्लीज़ इंडेक्सेस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं और भी बता दूँ कि कौन कौन से इंडेक्सेस जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जैसे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, जिसमें 18th नंबर है इंडिया की। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10th नंबर है, 2020 का ये है। ऐसे ही 2021 ट्रेस ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क रैंकिंग 32, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 56, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 66, ट्रू कॉलर्स ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट 14th, हुरन्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 3rd, एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस रिपोर्ट 3rd, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 83rd। ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी और भी इंडेक्सेस हैं।
जो हमारे पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने चीता TX2 पुरस्कार जीता है? विच टाइगर रिजर्व हैज़ वॉन TX2 अवार्ड रिसेंटली? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ है? ये है हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसे ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये WWF के द्वारा दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा ये जो है पुरस्कार प्राइज़ दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है, TX2 का सीधा सा मतलब है कि सन 2010 में टाइगर्स की जनसंख्या जितनी थी उसकी 2 गुनी सन 2021 में हमको देखने को मिली। यानी 10 सालों में हमें अगर टाइगर्स की जनसंख्या दुगनी हो गई है, तो उससे उसी टाइगर रिज़र्व को, जहाँ पे दुगनी हुई है, उसी टाइगर रिज़र्व को ये प्राइज़ दिया गया है। यानी सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व में 2010 में जितनी पॉपुलेशन थी टाइगर्स की, उसका 2 गुना हो गया है हमारे 10 सालों के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही समझाने वाला था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर आयोजित किया है? तो ये किया है पश्चिमी नौसेना कमान ने। पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर को ऑर्गेनाइज किया है। ये कब किया है? ये किया गया था 25 जनवरी 2022 को, ठीक है। 2022 25 जनवरी को यह हमारा नौसेना कमान संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर किया गया था। हाल ही में किस ब्रांड ने फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? तो ये एप्पल को मिला है। सबसे मूल्यवान जो है हमारा ब्रांड के खिताब जो मिला है वो एप्पल को मिला है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो टॉप 10 जो हमारी वो है कि किसको किसको दिया गया है, तो यहाँ पे टॉप 10 सबसे पहले एप्पल है, उसके बाद क्या है अमेज़ॉन, उसके बाद क्या है गूगल को दिया गया है 3rd नंबर पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर वॉलमार्ट, फिर ऐसे ही सैमसंग, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, इस तरह इन सब को दिया गया है। और यहाँ पे जो इंडिया का एकमात्र ब्रांड जो टॉप 100 में आया है वो है टाटा ग्रुप, ठीक है। टाटा ग्रुप जो हमारा है उसको कौन सी रैंक मिली है? 78th रैंक मिली है टाटा ग्रुप को, जो इंडिया का केवल एकमात्र ब्रांड है जो टॉप 100 में आया है, यानी 78th रैंक के साथ टाटा ग्रुप को वो मिला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो ये ईरान के साथ मिलकर किया है, रूस, चीन और ईरान ने। जैसा कि आपको ये वर्ड चीरू से समझ में आ जाएगा। चीरू यानी CH यानी कि आपका चाइना, I से ईरान और RU से आपका रशिया, ठीक है। रूस, चीन और ईरान ने मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। कौन सा? चीरू 2022। कहाँ पे किया गया है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये किया गया है गल्फ़ ऑफ ओमान में, ठीक है। ये गल्फ़ ऑफ ओमान में आपका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया है चीरू 2022, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी 26, 2021। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी थीम क्या है। जैसे मैं कहती हूँ जो डे होते हैं उनके थीम इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख लो, कस्टम्स बॉल स्टीयरिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रेजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ये आप राइट डाउन कर सकते हो, प्लीज़ इसे याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन है? तो ये हैं शिवांगी सिंह। हमारी भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन है? शिवांगी सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये केरल को मिला है। पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किस राज्य को मिला है? तो ये केरल को दिया गया। ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इनको याद करना है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को ऐसा खास है नहीं। असम सरकार ने हाल ही में किसे असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये रतन टाटा जी को किया गया है। असम वैभव अवार्ड से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का,
ठीक है। असम जो हमारा राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, उसका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव अवार्ड, जिससे जी रतन टाटा जी को वो किया गया है, सुशोभित किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है। हाल ही में नौसेना ने आईएनएस खुखरी को संग्रहालय में बदलने के लिए किस प्रशासन को सौंपा है? तो ये दीव प्रशासन को सौंपा गया है, यानी कि जो हमारा दीव जो हमारा राज्य है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, उसको जो है आईएनएस खुखरी दिया गया है। आईएनएस खुखरी जो हमारा, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी आईएनएस खुखरी के बारे में। ये है हमारा आईएनएस खुखरी, ये देखिए जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आईएनएस खुखरी जो है 1956 में लॉन्च किया गया था, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं। और 1956 के बाद ये अभी जनवरी में डिकमीशन्ड हुआ है, 2022 में डिकमीशन्ड हुआ है, जिसके बाद इसे म्यूज़ियम में रखने के लिए दीव प्रशासन को सौंप दिया गया है, जिससे ये लोग इसको देख सकें, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, 1971, ये देखिए आप, 1971 का जो इंडो पाक वार हुआ था, उसमें आईएनएस खुखरी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यही चीज़ यहाँ दिखाया गया है कि आईएनएस खुखरी ने जो है 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसमें काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से इसको अब एज अ म्यूज़ियम में दिया गया है कि दीव प्रशासन के साथ रखने के लिए, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन हमारा बस यही है कि जो है एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया है। ये हैं पुष्प कुमार जोशी जिन्हें जो है एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फुल फॉर्म भी, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, ठीक है, उसका इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। आपके जो भी व्यूज़ हों प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें, और प्लीज़ सेशन को लाइक करें। देखते हैं आप जब उसको व्यू करते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक भी साथ में करें। और मैं चाहती हूँ कि ये क्लासेस मैं कंटिन्यू लूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको जो आज की क्लास था उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा अभी क्लास से थोड़ी देर में, ठीक है। और प्लीज़ हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ पहुँच सकें और इससे बच्चे अपना लाभ उठा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।